हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, रदरफोर्ड का जब बेटा मॉडल फेल हो गया तो उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल आया वो था बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड के साथ इसलिए नहीं किया क्योंकि बीच में कुछ नई चीजें जो है डिस्कवर हुई थी, जैसे ईएम रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और उनकी जो कंसेप्ट्स की मदद से बोहर को अपना मॉडल एक्सप्लेन करने में मदद मिली थी। ठीक है, तो आज हम बोहर्स मॉडल करेंगे। तो ये बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, पोस्टुलेट्स मतलब जो जो पॉइंट्स उसने दिए थे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू बोहर एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर। पर ये तो रदरफोर्ड ने भी बोल दिया था कि एटम के बिल्कुल सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज्ड हेविली मास है, जिसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला, और जिसके अंदर क्या है, प्रोटॉन्स हैं, जो कंबाइंड जो प्रोटॉन्स इकट्ठा करके उसमें प्रेजेंट है। ओके, सेकेंड थिंग जो बोली थी, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ध्यान से सुनना, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ विच आर फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। अब यहाँ पे वो रदरफोर्ड से चेंज हो गया बेटा। रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करेंगे, पर उसने कोई ऐसे बोला नहीं था कि कहाँ पे रिवॉल्व करेंगे। वो बोला कहीं भी हो सकते हैं, जैसे ये है, ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, किसी भी रेडियस में और किसी भी एनर्जी के साथ वो क्या कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो बोहर ने बोला कि वो किसी भी रेडियस या किसी भी एनर्जी के साथ रिवॉल्व नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा, ठीक है, सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ में, जिनका फिक्स्ड रेडियस है और फिक्स्ड एनर्जी है। उन ऑर्बिट्स की अपनी एनर्जी है बेटा, और न्यूक्लियस से उनका रेडियस भी क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स एनर्जी और रेडियस वाले ऑर्बिट्स हैं। थर्ड थिंग जो उसने बोली थी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करके भी बोलते हैं। ठीक है ना, कई बार ऐसे आ जाता है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये वाला पॉइंट जो बोहर ने बोला था, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड in which the angular momentum of the electron is a whole number multiple of h upon 2 pi। अब इसका मतलब क्या है, उसने बोला कि सिर्फ वही उन्हीं ऑर्बिट्स में वही ऑर्बिट जो है वो परमिटेड होंगे, मतलब अलाउड होंगे, सिर्फ वही ऑर्बिट जो है एग्जिस्ट करेंगे जिन ऑर्बिट्स के अंदर रह के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाता है बेटा, होल नंबर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। अब इसको डिटेल में समझो, अगर अभी भी नहीं समझ आया तो देखो ध्यान से। ठीक है, बोला कि जैसे अगर हम ये है फर्स्ट शेल की बात करते हैं, ये के शेल होता है ना, ये एल है, ये एम है, ये बोला था फर्स्ट शेल को बोहर ने के बोला था, फिर एल बोला था, एम बोला था, फिक्स्ड एनर्जी फिक्स्ड रेडियस वाले ऑर्बिट्स हैं ये। ओके, अब ये ऑर्बिट एक तो फिक्स्ड एनर्जी और रेडियस वाले हैं, लेकिन ये ऑर्बिट्स बने कैसे, बोला कि वही ऑर्बिट होंगे इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर होगा बेटा जिन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द होल नंबर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। मतलब जिन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बेटा किसके बराबर होगा, nh अपॉन 2 पाई के बराबर होगा, सिर्फ वही ऑर्बिट क्या होंगे, परमिटेड होंगे। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला ना, फिक्स रेडियस है, फिक्स एनर्जी है, तो वो रेडियस फिक्स क्यों है, क्यों है वो, यह अब जैसे ये शेल यहाँ पे है तो यहीं पे क्यों है, क्योंकि इस शेल के अंदर रह के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बेटा किसके बराबर होगा, होल नंबर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। ठीक है, तो n इसमें एक तो इंटीजर है, सेकंड n जो है शेल के बारे में भी बताता है। जैसे देखो, अगर हम के शेल की बात करेंगे तो n की वैल्यू 1 होगी बेटा, n की वैल्यू 1 है ना, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, h अपॉन 2 पाई। ठीक है, अगर हम सेकंड शेल की बात करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, h अपॉन पाई। थर्ड शेल में 3h अपॉन 2 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो जिन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इस तरह से जाएगा, फर्स्ट में इतना, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, वही ऑर्बिट्स जो होंगे बेटा परमिटेड होंगे।
समझ आ गई आपको बात? ठीक है। एक उसने नेक्स्ट उसने जो बात बोली वो बोली कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद द टाइम। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब उस ऑर्बिट में है, पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, ठीक है, तो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। ठीक है, जिस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन है वही एनर्जी रहेगी। ठीक है, टाइम के साथ वो एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यहां पे मान लो बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पे है। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, मान लो उसने एनर्जी, उसको बाहर से कोई एनर्जी मिली, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहां चले जाएगा बेटा? ये एनर्जी है E1 इस शेल की और E2 एनर्जी है नेक्स्ट शेल की। तो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा बेटा? ऊपर वाले शेल में चला जाएगा और उस शेल को क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। ये ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना, और वो कौन सी है? एक्साइटेड स्टेट है। तो एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होती है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर वहां पे नहीं रहेगा, वो दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में क्या करता है बेटा? उतर आता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी वो कितनी आएगी? E2 माइनस E1, और जितनी उसने इमिट करी वो भी कितनी आएगी? E2 माइनस E1, दैट इज डेल्टा E यहाँ पे। ठीक है, तो दैट इज द फाइनल। ये एनर्जी जो है इस शेल की है, ये एनर्जी इस शेल की है। तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी बेटा, उतनी ही एनर्जी वो क्या करेगा? इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, जिसकी वजह से पैटर्न्स आते हैं, सीरीज आती हैं, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि थोड़ा लंबा टॉपिक है आपके पास। लग गया आपको पता? लग गया पता बोहर ने क्या क्या बोला? एक तो शेल ऑर्बिट्स जो है फिक्स्ड एनर्जी और फिक्स्ड रेडिएशन वाले हैं। ठीक है, वही ऑर्बिट परमिट होंगे जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज द होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π के बराबर होगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब बोहर ने बेटा एक और चीज करी, उसने रेडियस, ऑर्बिट का कितना रेडियस है, ठीक है ना, कौन से शेल की हम बात कर रहे हैं, उसका रेडियस निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और एनर्जी निकाल सकते हैं बेटा। इस चीज के लिए उसने अलग अलग फॉर्मूलाज दिए, और वो फॉर्मूलाज उसने कैसे दिए बेटा? ठीक है, वो फॉर्मूलाज उसने दिए, उसने बोला कि ये हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ठीक है ना, जब भी कोई चीज सर्कल में घूमती है, फिजिक्स का टॉपिक है ये, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। ठीक है, और इसको ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करवा रहा है? इसको ये सेंट्रीपिटल फोर्स इन चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो प्रोवाइड करवा रही है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा, उस फोर्स की वजह से थोड़ी सी यहाँ पे कौन सी क्या फोर्स अराइज हो जा रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसी की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा? रिवॉल्व हो रहा है। सो उसने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको जो है वो अराइज कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स को, जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला ये होता है बेटा। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली हमारे दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, क्योंकि ये डिराइव करने को कभी नहीं बोलते हैं कि कैसे उसने रेडियस निकाला। जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है सिर्फ हमें वही याद होने चाहिए, क्योंकि उसी से बेस पे न्यूमेरिकल होते हैं। रेडियस निकला कैसे, वेलोसिटी कैसे निकली, ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। mv² और r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला बेटा ये हो गया हमारा mvr = nh/2π। एक फॉर्मूला ये हो गया। इन दो फॉर्मूलाज की मदद से उसने रेडियस निकाला, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाली और एनर्जी ऑफ, ठीक है, उसने एनर्जी निकाली। ठीक है, तो सबसे पहले
हम बात करेंगे रेडियस इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट क्यों बोला कि n की वैल्यू जो भी पुट करेंगे, अगर फर्स्ट शेल की बात करें तो फर्स्ट डाल देंगे, सेकंड की बात करें तो सेकंड डाल देंगे, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट क्या आएगा आपके पास, वो आए 0.53 आपके पास n² z आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आएगा आपके पास फॉर्मूला। अब z क्या है, z इज एटॉमिक नंबर, और z की वैल्यू कहां से आई थी, ये हमारे पास फॉर्मूला था ना, Q1 Q2 बाई r²। तो Q1 इसको मान लिया E, और Q2 क्या है, ये न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का चार्ज कैसे है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है ना, ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन की बात कर रही है तो ठीक है, कोई उसमें न्यूट्रॉन नहीं है कि प्रोटॉन है, लेकिन और में जितने बहुत ज्यादा प्रोटॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 ही प्रोटॉन होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, Z इंटू एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, E के बराबर ही होता है ना, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई Z, दैट इज एटॉमिक नंबर, जितने मर्जी प्रोटॉन हो जाए। तो Z की वैल्यू बच्चे यहां से आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ZE, ये यहां से हमारी Z निकला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे वेलोसिटी का रेडियस के लिए जो उसने फॉर्मूला बोला, और जो वेलोसिटी के लिए था, ठीक, वो आएगा 2.19 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, NZ मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी के लिए डिराइव किया था फॉर्मूला। और एनर्जी के लिए बेटा, एनर्जी आएगी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इतनी आएगी ये Z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और अगर जूल में है तो किलो जूल हर मोल। अब इसमें माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना, ठीक है ना, तो इसीलिए ये साइन नेगेटिव आया है हमारा, ठीक है ना। बाकियों में मेंशन करने की जरूरत है, लेकिन एनर्जी में जरूर एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव हमें मेंशन करनी पड़ती है, ओके। तो ये हमारे लिए एनर्जी का इसमें फॉर्मूला आया, ठीक है। ये जो फॉर्मूलाज थे, इनकी मदद से हम फिर रेडियस निकाल सकते हैं, किसी की भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या एनर्जी हम निकाल सकते हैं किसी भी शेल में, ठीक है। n की वैल्यू डाल दो किसी भी, पर जनरली ये जो हमारे फिर ड्रॉबैक्स नहीं आएंगे कि बोहर सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज को ही एक्सप्लेन कर पाया। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज मतलब या तो हाइड्रोजन और हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, इस तरह की, ठीक में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे 2 पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन कितना बचा 1, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, सिर्फ उन्हीं के लिए ये वाले वो चीजें एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा और बोहर के ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैसे कैसे सीरीज और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हुआ, वो चीजें भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।